नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 के विषय हिंदी में इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखांचित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलकर उसमें ध्यान दीजिए। बच्चों, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के लेखक शंकर दयाल शर्मा है। सबसे पहले हम लेखक परिचय के बारे में देखेंगे। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की और MA LLB की उपाधियाँ प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की। वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आपके राजनीतिक में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। तो बच्चों, हम देख सकते हैं तो शंकर दयाल शर्मा जो है भारत के 9वें राष्ट्रपति थे और शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में की। आगे की पढ़ाई जो है आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ विश्वविद्यालय में प्राप्त की। MA LLB की उपाधियाँ प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने PhD की उपाधि अर्जित की। बाद में 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में वह राजनीतिक यात्रा में पहले राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर उन्होंने कार्य किया था। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उन्होंने पुस्तकें लिखी थी। पुस्तकें हैं देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। यह उनके पुस्तकें थे। बच्चों, लेखक ने यहाँ शास्त्री जी के जीवन चरित्र के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में इस इकाई में व्यक्त किया है। तो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखांचित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्यनिष्ठता, कर्मठता, सेवा आदि मूल्य भी बताया है। बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं तो यह शंकर दयाल शर्मा जो है उसकी तस्वीर दिखाई देती है। तो लेखक ने यहाँ शास्त्री जी के यानी कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी के रेखांचित्र में क्या है कि शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण जो लाल बहादुर शास्त्री जो है वो एक सामान्य परिवार से उठकर प्रधानमंत्री पद तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि कर्म को ही शास्त्री जी ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था, समर्पण उनके जीवन विकास का एक क्या है मूलाधार था। इस इकाई में क्या है तो बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी के मूल्य जो है वो मूल्य समर्पित किए हैं, यानी समर्पण की भावना, कर्तव्यनिष्ठता, कर्मठता, सेवा जैसे मूल्य लाल बहादुर शास्त्री में दिखाई देते थे। तो हम बच्चों सब जानते ही हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जो है भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। वे लोकप्रिय नेता थे। प्रधानमंत्री के पद पर वे केवल 19 महीने ही रहे थे। इसी समय पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। शास्त्री जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और विजय प्राप्त की थी। सारी दुनिया ने शास्त्री जी के नेतृत्व को शक्तिशाली माना था। तो बच्चों, इस इकाई में शास्त्री जी के सच्चा निष्काम कर्मयोगी यहाँ बताया गया है। तो देखो बच्चों, यह तस्वीर में हम लाल बहादुर शास्त्री जी देख सकते हैं।
देखो, शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उनका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ था। बच्चों, यहाँ कर्मयोगी का अर्थ होता है सदा कर्म करने वाला, जिसे कहा जाता है कर्मयोगी। तो शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि लेखक कहता है कि मुझे तो उनका सारा जीवन जो है वो कर्म से ही भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचते हैं। उनका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छुपा हुआ है। बच्चों, यह प्रश्न होता है शास्त्री जी के नाम के साथ कौन सा विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। तो शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। दूसरा प्रश्न होता है शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुँचे थे। तो शास्त्री जी जो है, शास्त्री जी का जीवन कर्म से ही भरा है, यानी शास्त्री जी हमेशा कर्म में लगे रहने वाला कर्मयोगी थे और सामान्य परिवार से ऊपर उठकर वह देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुँचते हैं। वे इन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे इन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, शास्त्री जी इन लोगों में से थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं, उन अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे तो इन लोगों में से थे जिनको अपने हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। बच्चों, यह मुहावरा है हाथ की लकीरों पर भरोसा करना, यानी भाग्यवादी होना। और वह क्या करता है, क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता था। बच्चों, यहाँ प्रश्न होता है कि शास्त्री जी किन लोगों में से थे। तो शास्त्री जी किन लोगों में से थे। तो शास्त्री जी इन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली के लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और इसी भरोसे पर वे अपने बनाए रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और उसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। समर्पित यानी बच्चों अर्पित। तो शास्त्री जी के लिए तो कर्म ही ईश्वर था और उसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए बिना संपूर्ण भाव से उसमें समर्पित रहते थे। प्रश्न होता है बच्चों, शास्त्री जी किससे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। तो शास्त्री जी कर्म को ही ईश्वर मानते थे और उसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए बिना संपूर्ण भाव से उसमें समर्पित होते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के लिए अवसर मिले तब भी उन्होंने इस ओर हमेशा अपेक्षित दृष्टि ही रखी थी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। बच्चों, यहाँ जीवन दर्शन यानी अर्थ होता है जीवन में अपनाई हुई विचारधारा। प्रतिरूप यानी होता है उदाहरण। तो बच्चों, यह क्या है कि यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब वे उन्हों की इस ओर हमेशा अपेक्षित दृष्टि ही रखता था। उनका जीवन दर्शन जो है वो गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। निष्काम यानी बच्चों बिना किसी फल की अपेक्षा रखना, जिससे कहा जाता है निष्काम। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। लेखक क्या कहता है कि मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उपयुक्त होता है। यह प्रश्न होता है कि शास्त्री जी का जीवन किसका प्रतिरूप है। तो शास्त्री जी का जीवन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप है। और यहाँ प्रश्न होता है बच्चों और कि लेखक शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी क्यों कहते हैं। तो शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और
फल की आशा किए बिना वह क्या करता है, कर्म के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित रहते थे। उनका सारा जीवन दर्शन जो है गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसीलिए शास्त्री जी इसीलिए लेखक ने शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहा है। यहाँ और भी प्रश्न होता है बच्चों के, शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगना क्यों उचित है। शास्त्री जी का सारा जीवन जो है वो कर्म से भरा हुआ है। वे अपने हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा रखते थे और उनके लिए तो कर्म ही क्या है, ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा किए बिना संपूर्ण भाव से उसमें समर्पित हो जाते थे। इसीलिए उनके नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जो है जोड़ना अधिक उपयुक्त था। और बच्चों इसी प्रकार भी प्रश्न होता है कि शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित क्यों है। तो शास्त्री जी के लिए कर्म ही क्या है, ईश्वर है। उसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए बिना संपूर्ण भाव से उसमें समर्पित हो जाते थे और जो कर्म करते थे उसके फल की तरह उनका कभी ध्यान नहीं रहता था। इसी प्रकार बिना किसी अपेक्षा के कर्म करने के कारण उन्हें क्या कहा जाता है, निष्काम कर्मयोगी कहा जाता है। आगे देखो बच्चों, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा इस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र एवं जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। बच्चों यहाँ आस्था यानी होता है श्रद्धा। तो शास्त्री जी के संपूर्ण जीवन दर्शन में कौन कौन सी बातें दिखाई देती है, तो अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म भाव तथा कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण भावना, ये तीन बातें जो है वो उनके चरित्र और जीवन दर्शन में दिखाई देती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व को पूरी तरह से उसमें निर्वाहित करना चाहते हैं, तो आपने कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। समन्वय यानी बच्चों क्या होता है, संयोग। तो क्या कहा है कि अपने भाषण में अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि कभी आप भले ही राजनीतिक हो, सामाजिक, अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरी दायित्व यानी जिम्मेदारी के साथ उसमें क्या करना चाहिए, निर्वाहित हो जाना चाहिए। निर्वाहित यानी समर्पित हो जाना चाहिए। तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। बच्चों यह प्रश्न होता है, किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए क्या आवश्यकता है। तो किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए कार्य के प्रति संपूर्ण क्या है, समर्पण की आवश्यकता है। यह प्रश्न और भी ऐसा होता है बच्चों के, शास्त्री जी के चरित्र और जीवन दर्शन में कौन कौन सी बातें दिखाई देती है। तो अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म भाव, इस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें शास्त्री जी के जीवन चरित्र में दिखाई देती है। यहाँ और भी प्रश्न होता है कि शास्त्री जी ने अपने भाषण में कौन से विचार व्यक्त किए थे। तो यहाँ शास्त्री जी ने भाषण में ऐसा विचार व्यक्त किए थे कि आप राजनीतिक हो, सामाजिक क्षेत्र कैसे अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो पूरे दायित्व से उसमें निर्वाहित हो जाना चाहिए। यह भाषण में किया था। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज, देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। लेखक कहता है कि शास्त्री जी की सफलता का रहस्य इनकी इन्हीं महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। और साथ ही जो हम देखते हैं तो बच्चों क्या है कि किसी भी व्यक्ति, समाज, देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में ही निहित होता है। निहित यानी बच्चों क्या होता है
के भीतर रहा हुआ यानी अंतर्गत। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी, समर्पण का अनुपम उदाहरण है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन किसका अनुपम उदाहरण है? तो श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्य और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते, बल्कि उनको देखने में ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता है। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय है। बच्चों, यहाँ समन्वय यानी संयोग होता है। बच्चों, ये गुण जो है शास्त्री जी में श्रम, सेवा, सादगी, समर्पण जैसे गुण जो है केवल उनके कार्य विचारों को अभिव्यक्ति ही नहीं पाते हैं, विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते, लेकिन उनको देखने से ही सभी भावों का एहसास हमें होता है। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा ही समन्वय था, क्योंकि वो जो कुछ कहते वही करते थे। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र के लाभ की भावना से प्रेरित होकर ही करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिनके कारण देशवासी उन पर अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। यह बच्चों प्रश्न होता है कि शास्त्री जी को देशवासियों का विश्वास और प्रेम क्यों मिला? तो शास्त्री जी जो कुछ कहते थे वो ही करते थे, जो कुछ भी करते थे एकमात्र राष्ट्र के लाभ के प्रेरित होकर ही करते थे। ऐसी विशेषता की वजह से शास्त्री जी को देशवासियों का अधिक विश्वास और प्रेम मिला था। पंडित नेहरू के समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, लेकिन देश की इस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र एवं दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की आकांक्षा पूरा किया था। तो बच्चों यहाँ क्या है, तो शास्त्री जी जो है पंडित नेहरू के समृद्ध विरासत को, राजनीतिक विरासत को संभालना बहुत कठिन था, और इसी समय देश ने इस समय साफ साफ देखा कि यह संभालने की जो ताकत है वो शास्त्री जी में है। शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र एवं दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा यह पंडित नेहरू के समृद्ध राजनीतिक विरासत जो है उसे आगे ले जाकर यह आकांक्षा पूरी की है। बच्चों, यह प्रश्न होता है कि शास्त्री जी ने देश की कौन सी आकांक्षा पूरी की थी? तब पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना, उसे आगे ले जाने का काम बहुत कठिन था। उनकी मृत्यु के बाद शास्त्री जी ने उसे कुशलतापूर्वक संभाल कर देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी ने चरित्र निर्मल था, दृढ़ संकल्प शक्ति थी, अपने हर कार्य द्वारा राष्ट्र को लाभ पहुंचाना ही चाहता था। उनका एकमात्र उद्देश्य था। अपने इन्हीं गुणों के कारण प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की जो समृद्ध विरासत जो है, इस विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य कर शास्त्री जी ने देश की जो आकांक्षा है, इस आकांक्षा को पूरा किया था। बस जो हम इस चित्र के माध्यम से भी हम देख सकते, यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ सभी जो लोग हैं वो कार्य करते हैं। आगे देखो, शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई थी, और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे थे। परवरिश यानी बच्चों पालन पोषण होता है। तो शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है? तो शास्त्री जी जो है वो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, और सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई थी। जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे फिर भी वह सामान्य ही बने रहे, यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। विनम्रता, सादगी, सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था, और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी।
शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर इन्हीं आदर्शों पर चलते रहे, औरों को उसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह युक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी की वारिस होगी। बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं तो विनम्रता, सादगी, सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार के आकर्षण पैदा करते थे। यानी शास्त्री जी में ये गुण थे, वह बापू के गुण थे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बापू के अधिक करीब शास्त्री जी थे। बापू से प्रभावित होकर उन्होंने सन 1921 में अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी और शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास और बापू का ऐसा प्रभाव पड़ा कि जीवन भर इन्हीं के आदर्शों पर वह चलते रहे और इसके लिए वह प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में लेखक ने बाइबिल की वह युक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी की वारिस होगी। बच्चों, यहाँ प्रश्न होता है कि शास्त्री जी पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव रहा। तो शास्त्री जी पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव रहा, तो डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का प्रभाव रहा था। और यहाँ और भी प्रश्न होता है कि शास्त्री जी के संबंध में लेखक को बाइबिल की कौन सी युक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है। तो शास्त्री जी के संबंध में लेखक को बाइबिल की कौन सी युक्ति सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी की वारिस होगी। यह बाइबिल की युक्ति सही जान पड़ती है। यहाँ और प्रश्न होता है कि बच्चों कि शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई कब छोड़ी थी, क्यों। तो वह बापू से प्रभावित होकर 1921 में शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। और प्रश्न ऐसा होता है कि बच्चों शास्त्री जी का व्यक्तित्व जो है वो बापू के अधिक करीब था, ऐसा क्यों। तो शास्त्री जी में विनम्रता, सादगी, सरलता एक विशिष्ट आकर्षण पैदा करती है। वास्तव में गांधी जी में विनम्रता, सादगी, सरलता सरलता की साक्षात मूर्ति थे। ये गुण शास्त्री जी के व्यक्तित्व में भी समाविष्ट थे। गांधी जी की तरह सादगी भरा जीवन जीते थे, अंधकार का उनमें नामो निशान न था। इसी तरह गांधी जी के इन गुणों की वजह से शास्त्री जी के व्यक्तित्व में पाए जाते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि शास्त्री जी जो है वो शास्त्री जी बापू के अधिक करीब था। आगे देखो बच्चों, शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्र संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उसी समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। शास्त्री जी हमारे देश के स्वतंत्र संग्राम में तब प्रवेश करते हैं जब स्कूल में एक विद्यार्थी थे। उसी समय शास्त्री जी की उम्र कितनी थी बच्चों? 17 साल की थी। गांधी जी के आह्वान पर वह स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। गांधी जी के आह्वान यानी ललकार को सुनकर वह क्या करते हैं? स्कूल छोड़कर वह बाहर आ जाते हैं। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की थी। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा था। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए थे। हम देख सकते हैं तो शास्त्री जी का जीवन जो है बच्चों हमेशा के लिए वह क्या करते हैं? आज़ादी के यानी स्वतंत्रता में ही जुड़े हुए थे। गांधी जी के आह्वान से स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। बाद में काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और हमारे देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर वह लगा रहता है और परिणाम स्वरूप वह 1926 में लोक सेवा मंडल में शामिल हो जाते हैं। यह बच्चों प्रश्न होता है कि शास्त्री जी देश के स्वतंत्र संग्राम में कब जुड़े थे? तो जब 17 साल की उम्र थी तब वह देश के स्वतंत्र संग्राम में जुड़े थे। किसका आह्वान सुनकर शास्त्री जी ने स्कूल छोड़ा था? तो गांधी जी का आह्वान सुनकर शास्त्री जी ने स्कूल छोड़ा था। और बच्चों यहाँ प्रश्न होता है कि शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में कब जुड़े थे? तो 1926 में। और ऐसा होता है कि 1926 में
शास्त्री जी कहाँ शामिल हुए थे? तो लोक सेवा मंडल में, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे थे। उसमें शामिल होने के बाद शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया था। बच्चों, क्या होता है कि इसी समय क्या होता है, शास्त्री जी जो है वो जीवन भर उनके सदस्य रहते हैं और उसमें शामिल होने के बाद शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप ही अछूतोद्धार का कार्यक्रम में वह काम करने लगता है। यहाँ से शास्त्री जी का जीवन एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी उनमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा था। शास्त्री जी को जेल कब जाना पड़ा था? तो सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू किया था, इसी समय उन्हें जेल जाना पड़ा था। यहाँ से शास्त्री जी का जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई थी सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही थी। इन 12 वर्ष के दौरान वे 7 बार जेल गए थे। इसी से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। तो बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं तो शास्त्री जी 1930 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू किया। पहली बार उन्होंने जेल यात्रा यहाँ से जाना पड़ा। यहाँ से शुरुआत होती है जेल यात्रा की। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में जाती है। उसी समय शास्त्री जी को दूसरी बार जेल यात्रा जानी पड़ी थी। 12 वर्ष के दौरान शास्त्री जी को 7 बार जेल यात्रा करनी पड़ी थी। उससे हमें अंदाज़ा लगा जा सकता है कि उसके अंदर देश के आज़ादी के प्रति कितनी ललक थी। और दूसरी जेल यात्रा सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी और सन 1942 की उनकी जेल यात्रा जो है 3 वर्ष की थी, वो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। बच्चों, यह प्रश्न होता है कौन सी जेल यात्रा शास्त्री जी के जीवन में सबसे लंबी जेल यात्रा थी? तो सन 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शास्त्री जी के 3 वर्ष की जो जेल यात्रा हुई थी वह उनके जीवन की सबसे लंबी जेल यात्रा थी। और यहाँ बच्चों इससे भी प्रश्न होता है कि 12 वर्ष के दौरान शास्त्री जी को कितने बार जेल यात्रा करनी पड़ी थी? तो कितनी बार जेल यात्रा करनी पड़ी थी? 7 बार जेल यात्रा करनी पड़ी थी। शास्त्री जी कितने बार जेल गए थे उसके क्या अंदाज लगता है? तो बच्चों यहाँ प्रश्न होता है शास्त्री जी कितनी बार जेल गए थे? शास्त्री जी कुछ 7 बार जेल यात्रा गए थे। उससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज़ादी के लिए वे कितने अधिक लालयी थे। आज़ादी के लिए वह कितने लालयी थे यह हमें जान पड़ता है। इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी के द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे थे। शास्त्री जी इसी दौरान क्या करते हैं बच्चों? तो गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी वह लगे हुए थे। 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे थे। शास्त्री जी 1935 से लेकर 1938 तक संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए थे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाले एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था। उन्मूलन यानी बच्चों क्या होता है? जड़ मूल से नष्ट कर देना, इसे कहा जाता है उन्मूलन। तो इसी समय क्या होता है बच्चों कि
सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी वजह से जमींदारी उन्मूलन पर उन्होंने विशेष जोर दिया गया था। यहाँ बच्चों हम देख सकते हैं तो शास्त्री जी संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव कब बने थे? तो सन 1935 से लेकर 1938 तक बने हुए थे। और किसानों की दशा का अध्ययन करने वाले कमेटी का अध्यक्ष कब बने थे? तो 1936 को बने हुए थे। आगे है बच्चों, इसके बाद के 6 वर्ष तक वह इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप से जुड़े रहे थे। उसके बाद हम देख सकते हैं तो बच्चों 6 वर्ष तक वह इलाहाबाद की नगर पालिका में किसी न किसी रूप से जुड़ रहे थे। मैं समझता हूँ कि इन अनुभवों ने शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्या को निकट से परिचित कराया है। शास्त्री जी के बारे में लेखक समझता है उनके अनुभव शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्या को निकट और परिचित कराया है। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव भी था। अब उसके साथ इलाहाबाद के नगर पालिका के जन सेवा के अनुभव भी जोड़ दिया गया था। शास्त्री जी के पास बच्चों हम देख सकते हैं तो ग्रामीण जीवन का अनुभव भी था, जिसकी वजह से इलाहाबाद की नगर पालिका के जन सेवा का अनुभव भी जोड़ दिया गया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण देश की छोटी मोटी समस्या जो है उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह से वो परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा, मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1936 में वह संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। बच्चों यहाँ शब्द है निर्वाचित यानी चुना हुआ। तो सन 1937 में संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए उन्होंने निर्वाचित किया गया था। क्यों किया गया था? तो कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता थी, जिसकी वजह से सही मायने से यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई थी, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ था। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि इन्हीं के मार्गदर्शन से ही मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था। तो बच्चों यहाँ क्या है कि शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी जो है वो उसे क्या मानती थी? राजनीतिक गुरु मानती थी। और राजनीतिक गुरु मानते हुए क्या कहती है कि इन्हीं के मार्गदर्शन से ही मेरा राजनीतिक जीवन जो है वो शुरू हुआ था। यह बच्चों प्रश्न होता है, शास्त्री जी सन 1937 में संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए क्यों निर्वाचित हुए थे? तो कार्य के प्रति निष्ठा, मेहनत करने की अदम्य क्षमता होने की वजह से सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। और बच्चों यहाँ प्रश्न और भी होता है कि शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे होती है? तो शास्त्री जी में कार्य करने के प्रति निष्ठा, मेहनत करने की अदम्य क्षमता होने की वजह से इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए उन्हें निर्वाचित किया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद वे कई बार संसद के लिए चुने गए थे, परंतु सही मायने से शास्त्री जी का जो जीवन है, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत सन 1937 से शुरू हुई थी। यहाँ और प्रश्न होता है बच्चों, इंदिरा गांधी ने किसे राजनीतिक गुरु माना? तो किसे राजनीतिक गुरु माना था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को। और लाल बहादुर शास्त्री जी को राजनीतिक गुरु मानते हुए इंदिरा गांधी ने क्या कहा? तो इन्हीं के मार्गदर्शन से ही मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था, ऐसा कहा था।
देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी ने भिन्न भिन्न पद पर रहे थे। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर कार्य करते रहे थे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में वह क्या बना था? गृह मंत्री। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। पंडित नेहरू के चले जाने के बाद बच्चों क्या होता है, उसके अनुरोध में वह केंद्र पर आ जाते हैं। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला था। केंद्र में आकर रेल, परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग, गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय जो है, इस मंत्रालयों में उन्होंने अपना मंत्री पद संभाला था। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपने जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण बनता है। बच्चों, यहाँ दक्षता यानी निपुणता, इन पदों पर कार्य करते हुए शास्त्री जी जो है अपने प्रशासकीय निपुणता का प्रमाण देता है, वो हमारे देश के लिए एक उदाहरण बन जाता है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकता से परे होता है। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते। शास्त्री जी अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि जनता के शासक नहीं बल्कि जनता को वो सेवक मानते थे। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में लोकप्रियता मिली, साथ ही साथ सारे देश में लोकप्रियता मिली थी। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश के उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकारा था। बच्चों, यहाँ प्रश्न होता है कि शास्त्री जी की सीधी सी धारणा क्या है? तो वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानता था। वह उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी और वह जनता के शासक नहीं लेकिन जनता के क्या मानते थे बच्चों? सेवक मानते थे, जिसकी वजह से उसे हम देख सकते हैं तो लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। शास्त्री जी को लोकप्रियता मिली थी। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलता या लोकप्रियता प्राप्त की, वह एक उदाहरण है। 19 महीने में ही छोटे से समय में शास्त्री जी ने ऐसा कार्य किया और सफलताएं ली, जिसकी वजह से एक लोकप्रियता प्राप्त कर देते हैं। यानी बच्चों, हम देख सकते हैं तो 19 महीने जो है, 19 महीने, इतने महीने में ही लाल बहादुर शास्त्री जो है उन्होंने ऐसी सफलता करके हमें दिखाई कि जिसकी वजह से वो एक लोकप्रिय व्यक्ति बन जाते हैं, एक उदाहरण बन जाते हैं। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। यह शास्त्री जी में हम बिल्कुल सही जान पड़ते हैं। यह जो 19 महीने में वह कार्य किए थे, वह कार्य साक्षात दिखाई देते हैं, उसमें धुंधलापन कहीं भी नज़र नहीं आता है। यहाँ प्रश्न होता है बच्चों कि शास्त्री जी ने कितने महीने तक प्रधानमंत्री का कार्य निभाया था? तो 19 महीने तक निभाया था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहते हैं और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार भी संपन्न करते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया था तथा अधिकारियों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी थी। बच्चों, यहाँ तरजीह यानी प्राधान्य होता है। तो उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से ही सभी काम किया था। अधिकारी को अधिक अपना फर्ज जो है उस फर्ज को क्या किया है बच्चों? प्राधान्य दिया है। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। बच्चों, यहाँ है दीक्षांत समारोह, यानी विद्यालयों को प्रमाण पत्र देने का कार्यक्रम, जिसे कहा जाता है दीक्षांत समारोह।
तो मुस्लिम अलीगढ़ के मुस्लिम विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 में छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह से विचार व्यक्त करते हैं कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। क्या कहते हैं? आपके भविष्य का मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है। प्रदत्त यानी बच्चों क्या है? दिया हुआ। संविधान द्वारा दिया गया कुछ अधिकार है, लेकिन उससे कुछ कर्तव्य का बोझ भी आता है। उससे क्या है? फर्जों का बोझ भी आता है, जिससे हमें क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है। हमारा देश कैसा है? प्रजातांत्रिक है और निजी स्वतंत्रता हमें देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में ही स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों से तहत ही होना चाहिए। तो शास्त्री जी क्या कहते हैं बच्चों कि यहाँ जो है हमारा देश प्रजातांत्रिक है, निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्र का उपयोग जो हमें व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से ही लगाना चाहिए और यह प्रतिबंधों से तहत हमें होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है। शास्त्री जी क्या कहते हैं कि हमारे अधिकार, कर्तव्य, आत्मसंयम के बारे में यह महत्वपूर्ण बात जो है शास्त्री जी ने हमने बताई है, यह बात आज भी हमें याद रखने की ज़रूरत होती है। बच्चों, यहाँ प्रश्न होता है कि शास्त्री जी ने दीक्षांत समारोह का आयोजन कहाँ किया था? तो शास्त्री जी ने दीक्षांत समारोह का आयोजन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में किया था। कब किया था? तो 19 दिसंबर 1964 में किया था। और बच्चों, इस प्रकार प्रश्न आए कि शास्त्री जी ने दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने दीक्षांत समारोह का आयोजन कहाँ किया था और अपना विचार कौन सा व्यक्त किया था? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया था। सन 19 दिसंबर 1964 को छात्रों से शास्त्री जी ने कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप क्या हैं? देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार प्रदान करते हैं और उसके साथ कर्तव्यों का बोझ भी डालता है। हमारा देश जो है वो देश प्रजातांत्रिक है, निजी स्वतंत्रता भी देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाना चाहिए और प्रतिबंधों के अधीन करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्री जी ने देश के नागरिकों को स्वतंत्रता के बारे में, सदुपयोग के बारे में संविधान से मिले अधिकार पर अपने विचार व्यक्त किए थे। तो बच्चों, हमने यह कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखांचित्र के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया। तो बच्चों, इस इकाई को, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री इकाई को पढ़कर सभी प्रश्न जो है इस प्रश्नों को तैयार करना। धन्यवाद बच्चों।